नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का विषय है गणित। कक्षा छठी। तो चैप्टर 2 है पार्ट 2। चैप्टर का नाम है रेखा तथा कोण। साथियों चैप्टर का नाम है रेखा तथा कोण। बात करें तो वो रेखा तथा कोण जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करनी है। जैसे पहला ही टॉपिक है बिंदु। क्या है बिंदु? इंग्लिश में से पॉइंट कहते हैं। साथियों जब हम किसी भी नुकीले वस्तु के सिरे से कागज पर चिन्हांकन करते हैं तो ये जो प्रतीक बनता है ये इसको हम बिंदु के नाम से जानते हैं। बिंदु का अगर विशेषताओं की बात करें बिंदु की तो इसका ना तो कोई विस्तार होता है ना कोई विस्तार, फिर ना ही इसकी कोई लंबाई होती है, ना कोई इसकी चौड़ाई होती है, और साथियों ना ही इसकी कोई ऊंचाई। मतलब ये जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है। ये जो पिन पॉइंट आपको दिख रहा हो इसी को हम बिंदु कहते हैं। इसका यूज क्या है? तो किसी प्रयोग क्यों करते हैं? स्थान का सांकेतिक निर्धारण। स्थान का सांकेतिक निर्धारण। इसका यूज हम स्थान का सांकेतिक निर्धारण करने के लिए करते हैं। बिंदु का गणित में क्या महत्व है? जैसे कोई स्थान है तो उसे हम ऐसे ए पॉइंट से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम मान लीजिए कोई रेखा हमने खींची ऐसे, या कोई रेखाखंड खींचा, कोई कोण बनाया, तो ये जो पॉइंट्स हैं जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, इनको हम कुछ नाम ऐसे दे सकते हैं। तो बिंदुओं की संख्या इसमें कितनी है? 3। ए बी व सी। तो आई थिंक अब आप लोग बिंदुओं के बारे में समझ गए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिंदु से। बिंदु के बाद आता है रेखाखंड। सेगमेंट बोलते हैं।
साथियों, अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं को हमें मिलाना है तो यहाँ से हम ऐसे इसको मिला देंगे। मान लीजिए ये ए बिंदु था, ये बी। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से निर्मित आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो उसकी परिभाषा लिख दीजिए। किन्हीं दो बिंदुओं को उनकी न्यूनतम दूरी, उनकी न्यूनतम दूरी के सापेक्ष मिलाने से निर्मित आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड कैसे बनेगा? तो कोई भी दो पॉइंट्स होंगे और अगर हम इन्हें मिला दें, ये जो लाइन बनती है मिलाने से, इसे हम, ये जो पॉइंट देख सकते हैं आप, इसे हम रेखा खंड कहते हैं। इनका गणित में बहुत महत्व है। रेखाखंड का गणित में महत्व। रेखाखंड में लंबाई तो होती है पर चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। इसकी एक विशेषता इसमें क्या है? इसमें लंबाई होती है, ठीक है। तो इसमें लंबाई जरूर होती है, याद रखिए। अब आगे बात करें रेखाखंड के बाद। तो रेखाखंड के बाद नेक्स्ट है साथियों, रेखाखंड के बाद आता है किरण। चलिए पहले रेखा पढ़ लीजिए। रेखा, जिसे हम लाइन भी कहते हैं। ये रेखा क्या है? तो जब हम किन्हीं भी दो बिंदुओं से निर्मित रेखाखंड को एक्सपेंड करते हैं, दोनों दिशाओं में विस्तार, समझिए इसे, मान लीजिए इसे हम अनंत तक ऐसे बढ़ा दें और इधर भी इसे हम अनंत तक बढ़ा दें। ये कोई ए पॉइंट था, ये कोई बी पॉइंट। तो अगर हम ए पॉइंट को खींच कर अनंत तक बढ़ाते हैं तो इससे जो रेखा बनेगी, इससे जो आकृति बनेगी वो रेखा कहलाएगी। तो इसका हम ऐसे चित्र ड्रॉ करते हैं, इधर ए लिख देंगे और इधर बी लिख देंगे। इसमें भी लंबाई होती है, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती, या होती भी है तो नाक के बराबर होती है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। तो रेखाखंड अनंत, दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार, इसका दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार होता है। दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार। दोस्तों, रेखा में दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तार होता है, जबकि रेखाखंड में दोनों पॉइंट्स से बनता है, मतलब उसका दोनों तरफ कोई विस्तार नहीं होता है। जबकि बिंदु का प्रारंभिक, मतलब एक बिंदु अगर हमने बनाया और वो एक दो बिंदुओं से अगर हमने कोई लाइन ड्रा की और फिर उन्हीं दो बिंदुओं को अगर हमने अनंत तक बढ़ा दिया, इस प्रकार जो चीजें बनती हैं वो हमने अभी आपको बताई।
साथियों, इसको अगर सांकेतिक रूप से दिखाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दिखाना होगा, जबकि रेखा को दिखाने के लिए हम एरो का प्रयोग करते हैं। पॉइंट तो जो करते हुए दिखा दिया जाए। तो इस तरह से हम रेखा, रेखाखंड व बिंदु, तीन चीजों को जान पाए। इनका दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। जैसे प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक, सुई की नोक, ये बिंदुओं को दर्शाती है। साथियों, चौथा पॉइंट है किरण, जिन्हें हम रे कहते हैं, रेज। किरण का एक प्रारंभ बिंदु होगा, किरण का एक प्रारंभ बिंदु होता है तथा एक छोर पर ये अनंत तक जाती है। और इसका हम मान लीजिए यहाँ अगर कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ मान लीजिए होता है, तो इसको ऐसे नाम दे देते हैं किरण। तो किरण के बारे में हम ये जानकारी इकट्ठा कर पाए, इसका एक प्रारंभ बिंदु होता है, एक प्रारंभ बिंदु, और दूसरा एक दिशा में अनंत तक विस्तार, अनंत तक विस्तार। तो साथियों, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी, यहाँ से ये ऐसे अनंत तक जा रहा है। यहाँ एक किरण काम कर रही होती है। साथियों, आगे अगर बात करें, अब एक चित्र के माध्यम से हम अभी सभी को समझेंगे। जैसे साथियों, ये कोई आकृति है, मान लीजिए, अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि बिंदु बताइए इसमें, तो बिंदु साथियों, एक तो ए बिंदु है, दूसरा ओ बिंदु है, तीसरा बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है और ई बिंदु। ये कुछ प्रमुख बिंदु हो गए, देख लीजिए। ए ओ बी सी डी ई, ए ओ बी ई डी ई, ये पांच बिंदु हो गए। अगर बिंदु के बाद हम रेखाखंड की बात करें, दोनों दिशाओं में अंत बिंदु होना चाहिए इसका। जैसे ए से बात करें ओ तक, ये एक ए ओ, और इसमें हमें ऐसे कर देना। ओ से क्या बात करें बी तक, ओ बी, ए से बात करें बी तक, ए, तो ये ऐसे हमें देखने को मिल गए रेखाखंड। रेखाखंड के बाद अगर हम बात करें रेखा की, अगर हम इसे अनंत तक बढ़ा दें, तो साथियों एक रेखा हो गई ए, इस तरह में अगर हम देखेंगे तो एक ए नाम का रेखाखंड और बनेगा। रेखा की बात करें तो एक ए रेखा हो जाए, लेकिन इसका संकेत अलग होगा, इसका संकेत कुछ ऐसा होगा।
और तो कोई रेखा दिख नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम किरण की बात करें, साथियों किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु अवश्य हो, जैसे बी डी, किरण बी डी, बी एक दिशा में एन और एक दिशा में ए, किरण बी डी के बाद बी सी, बी सी के बाद बी ई, तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारी किरण बन जाएंगी। आई थिंक अब आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कैसे हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण का निर्धारण करते हैं विभिन्न आकृतियों के माध्यम से। अब साथियों बात करते हैं हम कोण की, तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल, कोण। साथियों जब दो किरणें आपस में मिलती हैं तो उनका कोई एक उभयनिष्ठ पॉइंट होगा या बिंदु, मान लीजिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी, तो ये जो दोनों किरणों के मध्य का डिफरेंस, इसी को हम कोण के नाम से जानते हैं। तो ये जो चाप कह सकते हैं, इसको हम चाप, गैप है दोनों किरणों के मध्य जो ऐसे, इसे इसे एंगल कहते हैं। अब ये एंगल जैसे जैसे रेखाएं किरणें दूर होती जाएंगी ये एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे अगर ऐसे हो जाएगा तो ये एंगल इतना बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए पास पास आ गए तो ये एंगल यहाँ रहेगा। इस प्रकार से भुजाएं जितनी पास होंगी एंगल उतना छोटा होगा, भुजाएं जितनी दूर होंगी उतना ही एंगल बड़ा होता है। तो भुजाओं के आधार पर व कोण के आधार पर एंगल अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं साथियों कोण के प्रकार की बात करें, अगर कोण के प्रकार, तो कोण कई प्रकार के होते हैं। प्रारंभ करते हैं न्यून कोण से। न्यून कोण साथियों यह एंगल 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से तो बड़ा होगा लेकिन ये 90 अंश से छोटा होता है। कितना होगा? 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा। 0 अंश से 90 अंश के मध्य जैसे ये मान लीजिए 25 डिग्री है, ये मान लीजिए 45 डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम न्यून कोण को समझ सकते हैं। न्यून कोण कितना होता है? 0 से 90 के मध्य, 0 से 90 अंश के मध्य न्यून कोण बनता है। न्यून कोण के बाद बात करें अगर, नेक्स्ट बनता है समकोण। समकोण, समकोण में क्या होगा साथियों? समकोण में एक लाइन सीधी और एक उसी में लंबवत होती है, यानी ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम समकोण कहते हैं, और ये एंगल हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री। तो 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण क्या कहलाएगा?
समकोण, 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है, जबकि 90 अंश से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। 90 अंश से कम का कोण न्यून कोण, 90 अंश का कोण समकोण। अब साथियों बात करें 90 अंश से 180 अंश की, तो एक 90 और 180 के मध्य जो कोण बनता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। 90 अंश से बड़ा होगा ये और 180 अंश से छोटा होगा। 90 और 180 अंश के मध्य का कोण, 90 और 180 अंश के मध्य का कोण, 90 और 180 अंश के मध्य का कोण, 90 और 180 अंश के मध्य का कोण अधिक कोण कहलाता है। तो 91, 92 यहाँ से शुरू होकर 179 तक, मतलब 91 अंश से लेकर 179 तक का कोण अधिक कोण कहलाता है। ठीक है। अगला कोण है सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण एग्जैक्ट 180 अंश का होता है और ये एक सीधी रेखा बनाता है। कैसी रेखा? सरल कोण 180 अंश का होता है। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, तो ये कोण कितना होगा? 181 से 359 तक। और एक होता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण साथियों ये 360 अंश का कोण होता है, मतलब ये पूरा गोला जब होगा तब, तो ये नीचे बनेगा, ऐसा समझ लीजिए। ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ 360। इस तरह से हम सभी एंगल्स को समझ सकते हैं। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या सरल कोण, सरल कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण को ही ऋजु कोण भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ती कोण, ये प्रमुख कोण है जिनके आधार पर कोणों की माप के आधार पर इनके प्रकारों का वर्गीकरण करते हैं। अब इसकी माप कैसे की जाती है थोड़ी सी देख लीजिए साथियों। इस तरह का एक आपने चांदा जिसे कहते हैं देखा होगा, जिसमें यहाँ पे एक पॉइंट होगा और इधर दो लाइन्स होंगी, इधर 0 ऐसे लिखा मिलेगा आपको, 0, 10, 20, 30, ऐसे देखेंगे तो 90, 100, 120, 130, यहाँ 180 हो जाएगा। और इस तरफ 0, 10, 20, तो इधर भी ऐसे ही लिखा होता है। ये डिवाइडर कहलाता है। डिवाइडर नहीं, चांदा, चांदा से हम एंगल्स पता करने का काम करते हैं। पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई
एक एंगल हमें मापना है। साथियों, चांदा के माध्यम से हम कोणों का मापन करते हैं। चांदा से कोण का मापन होगा। मान लीजिए कोई एंगल है, इस एंगल को चेक करना है ना। तो चांदे की ये जो नोक होती है, इस पॉइंट को हम ला के कहाँ रखें, यहाँ पे। इसको उठाकर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा है, तो हम चांदा कहाँ रखेंगे, ऐसे। चांदा हम रखेंगे यहाँ, ऐसे। ठीक। अब साथियों, चूंकि इधर को तीर गई, तो इधर से हम 0 डिग्री काउंट करना शुरू करें। तो ये जहाँ भी आएगा, मान लीजिए 45 आया, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 45 अंश। आई थिंक अब आप समझ गए। मान लीजिए कोई एंगल ऐसे है, तो फिर हमें डिवाइडर इस तरफ हमें चांदा रखना पड़ेगा, और फिर काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 0 अंश इधर से। ये इधर एंगल बन गया। इस प्रकार हम चांदे की सहायता से 180 अंश तक का एंगल नाप सकते हैं, और उसके बाद उसको ही रिवर्स कर दें अगर, तो 180 से 360 अंश भी नापे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।